नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ हूं मैं दीप वाफिला। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सियासी उथल पुथल के बीच में बिहार में आज फैसले का दिन है। पिछले 3 दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे की तस्वीर आज साफ हो सकती है। आज इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश इस्तीफा देंगे। बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार और आज दोपहर 3:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। ये जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी और नीतीश के बीच नई सरकार का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। नीतीश सीएम बनेंगे और साथ ही बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। और आज ये कहा जा रहा है कि 3:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। बड़ी खबर आपको हम दे दें कि बिहार में सियासी सरगर्मी पर बीजेपी की लगातार नजर बनी हुई है। बीजेपी नेता फिलहाल नीतीश के साथ सरकार बनाने को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। आज पटना में बीजेपी की बैठक होनी है। बीजेपी विधायक, सांसद, पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे पटना पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। शनिवार रात को राज्यपाल से मिले विनोद तावड़े, जो कि बिहार प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नीतीश के इस्तीफे का इंतजार कर रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद ही बीजेपी कहा यह जा रहा है कि समर्थन का ऐलान करेगी। देखिए, बिहार में पर्दे के पीछे से महागठबंधन सरकार बनाने की कोशिश भी लगातार चल रही है। एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, ये कोशिश 2 फ्रंट पर चल रही है। एक और लालू है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश में लगातार जुटी हुई है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को बिहार भेजा। भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाया गया है। जीतन राम मांझी से मिल सकते हैं भूपेश बघेल, ये चर्चा चल रही है। और मांझी को गठबंधन में लाने की कवायद कांग्रेस पार्टी भी अपनी ओर से लगातार कर रही है। आज पूर्णिया में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है। कांग्रेस के 19 में से 16 विधायक बैठक में शामिल होने के लिए पूर्णिया पहुंच गए हैं। 3 विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 16 वहां पर पहुंच चुके हैं पूर्णिया में, जहां पर कांग्रेस की आज बैठक होने वाली है। भूपेश बघेल, जो कि ऑब्जर्वर बिहार के बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खबर यह कि जीतन राम मांझी से वो मिल सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जीतन राम मांझी के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कवायद कांग्रेस पार्टी भी शुरू कर चुकी है। आज का दिन अहम है। देखिए, एक और आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और एक और कांग्रेस पार्टी अपनी जुगत में यहां पर लगती हुई दिखाई दे रही है। आज पूर्णिया में कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी बैठक होने वाली है। इंडिया की कमजोर कड़ी, नरेंद्र मोदी की विजय बड़ी। विपक्ष में सेंधमारी, 400 प्लस की पूरी तैयारी। लोकसभा के 2024 के चुनाव में जो हमारा पुराना रिकॉर्ड टैली है, उससे कहीं अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत करके आएंगे। जैसे ही शपथ लेंगे नीतीश, बीजेपी की कंफर्म 400 प्लस सीट। वो 100% नहीं 200% नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 400 सीट से ज़्यादा लाभ। 2024 में पुनः देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर बनेंगे। 400 से ज़्यादा सीटें पूरे देश में जीत करके एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राम ने बदल दिया सीन, बीजेपी को क्यों है यकीन। और आने वाले चुनावों से पहले एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पहले से ज्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विकास, विकास और विकास की लहर पूरे देश भर में करेगी। दक्षिण में है अग्निपथ, कैसे बढ़ेगा कमल रथ। इंडिया की कमजोर कड़ी, नरेंद्र मोदी की विजय बड़ी। जनता ने मन बना लिया है, ये निश्चित है कि अगली बार फिर से बीजेपी नेतृत्वाधीन हमारी एनडीए सरकार बनेगा
और फिर से परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी को पता है एक एक सीट पर किसकी हवा है। एकदम स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता मन बना चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए बीजेपी 40 की 40 सीट जीतने का काम करेगी। चक्रव्यूह तैयार, 400 प्लस अब की बात। तो चक्रव्यूह तैयार, 400 प्लस अब की बार। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार की पलटी ने बीजेपी को 400 प्लस वाला बूस्टर दे दिया है। इसके अलावा बंगाल में ममता का अकेले लड़ने का ऐलान हो, या महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना का टूटना हो, या फिर इंडिया गठबंधन की कमजोर कड़ियां हो, बीजेपी इस वक्त फ्रंट फुट पर है। तो क्या नरेंद्र मोदी 400 प्लस सीटों के साथ हैट्रिक मारने वाले हैं? इसी पर देखिए रिपोर्ट। पहले असंभव सा दिखने वाला टारगेट सेट करना, फिर लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक को जीत का यकीन दिलाना, और अंत में वो हासिल कर लेना जिसकी आलोचक भी कल्पना नहीं कर सकते। बीते 2 दशकों में नरेंद्र मोदी की सियासत का यही परिचय है। इस बार नरेंद्र मोदी के सामने उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और इस बार भी मोदी ने ही ये लक्ष्य तय किया है। लक्ष्य लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटों का। देश में 543 लोकसभा सीट है, जिसमें कई जगह बीजेपी ने क्लीन स्वाइप किया तो कई जगह बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। ऐसे में 400 सीटें जीतने का टारगेट पहली बार सुनने में असंभव सा लगता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी रणनीति है, वो कौन सा प्लान है जिसके दम पर बीजेपी ये टारगेट अचीव करेगी। कर्नाटक में जेडीएस और बिहार में नीतीश कुमार, इन दो की एनडीए में वापसी से एक सिग्नल तो मिला है, और वो ये कि बीजेपी खुद मानती है कि अकेले दम पर 400 सीटें हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए कई नेताओं और कई दलों को एनडीए के बैनर तले लाना पड़ेगा। रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। 25 जनवरी को आई इन तस्वीरों को देखिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने सियासत में घर वापसी कर ली। 6 बार बीजेपी के विधायक शेट्टार को लिंगायत समाज का बड़ा नेता माना जाता है। उनका परिवार जनसंघ के दिनों से बीजेपी से जुड़ा रहा। बदले में बीजेपी ने भी उन्हें सीएम की कुर्सी दी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गए, सरकार कांग्रेस की बनी, लेकिन शेट्टार फिर बीजेपी में आ गए। In the parliament election, our main motive is to Modi ji leadership, and he has to become prime minister once again. It is everybody's moment. It is everybody's dream. For that purpose, I rejoined the party. ये तो सिर्फ झांकी है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी इस वक्त ऐसे कई बड़े नेताओं के संपर्क में है जो या तो स्टेट लीडरशिप से नाराज होकर पार्टी छोड़ गए या पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं। हिंदी बेल्ट में दूर दूर तक बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पछाड़ने वाली पार्टी अभी तो किसी सर्वे में या जमीन पर नजर नहीं आ रही। अकेले बिहार ही वो हिंदी भाषी राज्य है जहां कभी बीजेपी का सीएम नहीं बना, लेकिन बीजेपी का फोकस सीएम पर नहीं पीएम पर है। लड़ाई पटना की नहीं दिल्ली की है। आगे बढ़ने से पहले आपको बिग वॉल ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि आखिर मोदी का मिशन 400 प्लस आसान करने वाले स्टेट कौन कौन से हैं, यानी देश के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर उतरने वाली है। आइए बड़ी वॉल के जरिए आपको हम बताते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। 10 स्टेट जहां बीजेपी हैवी वेट है। 2019 में बीजेपी की सीट कहां पर देखिए आप, गुजरात में 26 की 26 सीटें कांग्रेस बीजेपी के पास गई, और राजस्थान में 25 में से 24 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास गई। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, सबसे बड़ा सूबा है लोकसभा सीटों के लिहाज से। 62 सीटें बीजेपी के खाते में गई।
और कुल देखिए आप 211 इन सारे राज्यों में देखिए हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई। तो हरियाणा, दिल्ली की 7 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें, जिनमें से 11 सीटें बीजेपी के पास हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें और 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें लोकसभा की और 4 की 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। ये टोटल जो होता है आंकड़ा 211 का, और 211 में से 186 सीटें कुल बीजेपी के पास हैं। ये 2019 का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। इंडिया में फूट बीजेपी मजबूत किस तरीके से हो रही है, इंडिया अलायंस में फूट की वजह से आप देखिए बिहार में जेडीयू फिर एनडीए में जा रही है। आज भी लगातार सियासी घटनाक्रम वहां पर बदलेंगे। 40 सीटें हैं और 17 पर जेडीयू वहां पर इस वक्त है। महाराष्ट्र में देखिए 48 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें शिवसेना एनसीपी में फूट है और 2 अलग अलग धड़े हो चुके हैं। इन दोनों के पास 23 सीटें वहां पर हैं। पंजाब में देखिए 13 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर आप कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। एक आपके पास है और एक कांग्रेस का सांसद यहाँ पर है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए 42 लोकसभा की सीटें हैं और साथ ही टीएमसी अकेले ही चुनाव वहां पर लड़ेगी। इसका ऐलान ममता बनर्जी कर चुकी है। 42 और 18 सीटें टीएमसी के पास यहाँ पर लोकसभा की हैं। कहते हैं राजनीति में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। बिहार के मामले में ये कहावत एक बार फिर 100% सटीक साबित हुई है। नीतीश कुमार ने पटना की पॉलिटिक्स को एक बार फिर 360 डिग्री घुमाने की तैयारी कर ली है। कल सुबह तक बिहार में सरकार बदल सकती है, यानी कि आज सुबह तक, माफ कीजिएगा। अब सरकार, ये कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ भी हो सकता है, जिस पर पूरे देश की नजर लगातार है। तो बिहार में हो रही सियासी उठापटक पर आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रयास कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने की। राजद नेतृत्व बेचैन है। बीजेपी जो चाहेगी वही हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ये इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या? पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों, बातों और दावों का दौर बता रहा है कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, पल रहा है और तप रहा है। मेल मुलाकातों के साथ सियासी जोर आजमाइश भी चल रही है। कहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स फिर से 360 डिग्री घूम चुकी है। सवाल ये है कि क्या बिहार में हुई सियासी उठापटक की वजह राहुल गांधी हैं? नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने की वजह क्या राहुल गांधी हैं? क्या नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस छोड़ने की वजह राहुल गांधी हैं? इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। बिहार में जो हो रहा है, जैसी सियासी उठापटक हो रही है, इसकी वजह कहीं ना कहीं कांग्रेस की जिद मानी जा रही है। जिस इंडिया अलायंस की नींव रखी थी, उसी को छोड़ने का फैसला नीतीश कुमार ने क्यों लिया? इसकी इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हैं तो करीब 2 हफ्ते पहले चलिए। 13 जनवरी को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल बैठक हुई। इंडिया ब्लॉक में 28 पार्टियां हैं। मीटिंग में सिर्फ 14 पार्टियों के नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव मीटिंग में गैर मौजूद रहे। चर्चा तो ये थी कि सहयोगी दलों के साथ ऑनलाइन मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन को उसका पहला संयोजक मिल जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बैठक हुई, बात हुई, संयोजक के नाम पर प्रस्ताव आया और फिर नीतीश कुमार ने खेल कर दिया। बोले कि संयोजक का पद उन्हें मंजूर नहीं। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया था कि गठबंधन का संयोजक कांग्रेस के नेता को बनाया जाए। संयोजक के पद पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी बात की जाए। गठबंधन के लिए संयोजक से ज्यादा एकजुटता जरूरी है। जब नीतीश कुमार के इनकार के बाद लालू के नाम का प्रस्ताव आया तो नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव को ही संयोजक बना दीजिए।
यानी इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश ने साफ संकेत दे दिया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार क्यों किया? क्या इसकी वजह राहुल गांधी थे? सूत्रों ने बताया कि बैठक में सभी दलों के नेता ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर सहमति जता दी थी। सीताराम येचुरी ने सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम लिया। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार के नाम से सहमत नहीं है। लेकिन ममता क्यों नीतीश कुमार के नाम पर राजी नहीं थीं, इसके पीछे प्रशांत किशोर का हाथ बताया जाता है। इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं। इंडिया अलायंस की बैठकों में अक्सर राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच फासला नजर आता रहा। बेंगलुरु में दूसरी बैठक में ये बात साफ दिखी जब नीतीश कुमार प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए बिना ही पटना लौट आए थे। मुंबई में तीसरी बैठक में भी नीतीश कुमार को नजरअंदाज किया गया। इसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने सीपीआई की एक रैली में सीट बंटवारे में देरी को लेकर कांग्रेस को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि जेडीयू के कई नेता सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमले करने लगे थे।